हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस वीडियो में डेडिकेटेडली हम डिस्कस करेंगे जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको दिए गए हैं, उनको हम एक अच्छे तरीके से बाइफरकेट करेंगे और एक एक प्रोविजन को अलग अलग करके समझेंगे कि भाई किन किन पॉइंट्स को आपको क्वेश्चन रीड करते समय इग्नोर नहीं करना है और आंसर करते समय आपको किस तरीके से उस आंसर को ड्राफ्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि भाई पहला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स जो हैं वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस करने को मिलता है या नहीं। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई देखो होती क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार उस पर एक रिकॉल करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो एक चीज़ आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस प्रोडक्ट का पहली बात तो एक सेल प्राइस होगा, ठीक है, उसका एक सेल प्राइस होगा जो प्राइस आपका डिसाइड होगा, ठीक है, तो वो आपका पार्ट बनेगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको किया जा रहा है तो उसका पैसा भी आपसे लिया जा रहा है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी पेमेंट्स भी हो सकती हैं कि जैसा कि हमने चैप्टर को रिवाइज करते समय पढ़ा था, जिसका लिंक मैं वीडियो का आपको ऊपर आए वाले बटन के अंदर दे दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन करने से पहले आपको रिवाइज करना है तो पहले उस वीडियो पर जाओ, रिवाइज करो एंड उसके बाद हम इन क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। तो जो थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं जो कि रिसिपिएंट से ली जाती है थर्ड पार्टी के तरफ सीधा सीधा डायरेक्टली, तो ऐसी चीज़ें हमें अलग से ऐड करनी होती हैं। कुछ सब्सिडीज होती हैं जो एलिजिबल नहीं होती हैं माइनस करने को, तो उनको ऐड बैक करना होता है। तो भाई सेल्स बैक में बेसिकली आपका जो है यहाँ पर हमें एग्जैक्टली दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसमें और एडिशंस में और क्या क्या चीज़ों को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो भाई इसके अंदर क्या आता है कि जो भी टैक्सेस हैं अदर देन जीएसटी, जैसे मान लो कोई चीज़ इंपोर्ट करी है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो जो जीएसटी लगेगा वो उस टोटल अमाउंट पे इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी वाली अमाउंट पे जीएसटी लगने वाला होता है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी पेमेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, या फिर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके हो सकते हैं जो कि सेल के एग्जैक्ट उसके लिए नहीं है बट उसी के रिगार्डिंग वो चीज़ हो सकती है। जैसे कि मान लो आपने किसी से कोई गुड्स खरीदे, आपने बोला कि यार गुड्स को भेजने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करवा देना, तो चीज़ आपको गुड्स ही मिल रही है। इंस्पेक्शन उस सेल को कंप्लीट करने के लिए एक इंसिडेंटल चीज़ है कि जो होगी तो ही आप उससे लोगे। आप किसी ऐसे सप्लायर से नहीं खरीदते जो आपको एक तरह से ये बेनिफिट नहीं देता, तो ये इंसिडेंटल चीज़ें हो गई। सब्सिडीज़ जैसा मैंने आपको बताया कि भाई प्राइस लिंक सब्सिडी है और गवर्नमेंट के अलावा कोई और आपको दे रहा है, तो उस केस में उसको ऐड बैक करके हुए चलोगे। कोई आपने इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी उस चीज़ के रिगार्डिंग आपने अर्न किया, मान लो 5 लाख रुपए कोई चीज़ बेची, आपने बोला 30 दिन में पेमेंट आ जानी चाहिए, 30 दिन में पेमेंट नहीं आई तो आपने उसे पेनल्टी लगा दी 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये उसी सप्लाई का पार्ट है, ठीक है। तो ये यहां पर याद रखना है। एक्सक्लूजन्स में क्या क्या आते हैं कि डिस्काउंट्स, लेकिन कौन से, आगे ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे, आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। बट शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं डिस्काउंट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्काउंट आपका सप्लाई से पहले या सप्लाई के दौरान जो डिसाइडेड किया जाता है, उसी डिस्काउंट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो अपने सेल प्राइस से। अदरवाइज पूरे अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी देना होगा। अदर कंडीशंस क्या हैं वो क्वेश्चंस के साथ हम यहां पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो डिस्काउंट से रिलेटेड ही है कि आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ सप्लाई इन ऑल सिचुएशंस। तो भाई देखो यहां पर इस चीज को ऐसे नहीं है कि आपने डिस्काउंट दिया और कोई भी डिस्काउंट हो, कैसा भी डिस्काउंट हो, आप रिड्यूस कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई करना जरूरी है। और वो कंडीशन क्या क्या है, तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, ऑल सिचुएशंस में डिस्काउंट है तो आपको रिड्यूस करने को मिल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। देर आर सम सिचुएशंस जहां पर नहीं करने को मिलेगा, जैसे कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है अगर आपका, ठीक है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं था, तो ऐसा जो डिस्काउंट है वो आपको माइनस करने को नहीं मिलेगा। या फिर जो डिस्काउंट डिसाइडेड भी था कि भाई चलो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देंगे, डिसाइड भी कर रखा था पहले से, लेकिन उसका आईटीसी रिवर्स नहीं किया गया सामने वाले के थ्रू, तो उस केस के अंदर आपको वो डिस्काउंट लेने नहीं दिया जाएगा। तो द स्टेटमेंट जो ये कह रही है कि भाई हर सिचुएशन में डिस्काउंट आपको माइनस करने को मिलता है, दैट इज नॉट राइट। तो आंसर इज इसका कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको अच्छे से पूरा डिटेल में लिखना कैसे है, देखो वो सारी बातें जो मैंने आपको अभी बोली है उनको यहां पर हमें लिख के चलना है। तो आंसर इज नो, ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया। कैसे कि भाई द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन ऑल सिचुएशंस। मिल जाता है बट हर सिचुएशन में नहीं मिलता, कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी होगी। पहली बात तो डिस्काउंट का पहले से टर्म्स और कंडीशंस में उसका पार्ट होना चाहिए। आप पहले से बात करके चलते हो सप्लाई के टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये है सप्लायर,
और ये है आपका रिसिपिएंट। इन दोनों के बीच में बात हुई कि भाई हमें एक सेल कर रहे हैं, ठीक है, तुम रेगुलर कस्टमर हो मेरे, आप पूरे साल तो मेरे से सेल करते रहोगे, ठीक है। तो भाई आपने अप्रैल में खरीदा 10,000 यूनिट्स, फिर उसके बाद आपने अक्टूबर में खरीदा अगेन 10,000 यूनिट्स, और फिर आपने मार्च में खरीदा अगेन 10,000 यूनिट, ठीक है। यहां पर सप्लायर ने कंडीशन क्या लगाई थी कि भाई आप अगर मेरे से 20,000 से ऊपर यूनिट्स खरीदते हो तो आपको पूरे के पूरी अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये चीज पहले से डिसाइडेड थी उनकी, ठीक है, ड्यूरिंग सेल उनको पता था ये चीज। तो सेल बढ़ते बढ़ते यहां तक तो देखो कोई डिस्काउंट नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 10,000 की चीज उसने और खरीदी या 1,000 रुपए की भी ऊपर वो चीज खरीदता तो उसको पिछली पूरी अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा था, उसको पिछली पूरी अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये हुआ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, क्योंकि सप्लाई तो देखो यार अप्रैल में हो चुकी थी, सप्लाई जो थी अक्टूबर में हो चुकी थी, डिस्काउंट कब मिल रहा है, मार्च में, जब वो 10,000 की क्वांटिटी और खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। लेकिन कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है कि डिसाइडेड पहले से था, सप्लाई होने से पहले जो उनका एग्रीमेंट था उसके अंदर यह चीज पहले से डिसाइडेड थी कि अगर सेल 20,000 से ऊपर जाएगी तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यह सेटिस्फाई कर दी। दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है यहां पर कि ये जो 20,000 का सेल था, ठीक है, मान लो 20,000 जो आइटम्स की सेल थी ये आपकी 10 रुपए के हिसाब से थी, तो 2 लाख का सामान था, ठीक है। डिस्काउंट आपको फ्यूचर में जाके मिलना है मान लो 20,000 रुपए का, ठीक है, डिस्काउंट आपको फ्यूचर में मिलेगा 20,000 रुपए का। अब सामने वाले बंदे ने भी मान लो आगे बेचता है वो, ठीक है, तो ये जो 2 लाख रुपए है ये इसका इनपुट हुआ, ठीक है, और इसने बाद में इसको आउटपुट में सेल कर दिया। तो जो इनपुट है आप अच्छे से जानते हो कि इनपुट का आपको आईटीसी मिलता है, ठीक है, इनपुट का आपको आईटीसी मिलता है। तो इसने आईटीसी जो है 2 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी बना उसका आईटीसी ले लिया। लेकिन अब जो है वो सेल हो गई रिड्यूस, सेल की वैल्यू रह गई है 1,80,000। तो इसको आईटीसी कितनी अमाउंट पे लेना था, 1,80,000 के जीएसटी पे। ले कितने पे चुका है, 2 लाख रुपए के जीएसटी पे। तो 20,000 रुपए की सेल के ऊपर जो जीएसटी बना था उतने का उसने एक्स्ट्रा इनपुट ले रखा है, अगर हम मार्च में बात करें तो, क्योंकि सेल की प्राइस रिड्यूस हो चुकी है। तो यहां पर इसकी कंडीशन यह आती है कि इस 20,000 पे जो जीएसटी बनता है वो जीएसटी गवर्नमेंट को जो तूने लिया है आईटीसी वो वापस कर दे, ठीक है। और दूसरी चीज कि पहले से टर्म्स एंड कंडीशन में था। तो अगर ये 2 कंडीशंस आपकी यहां पर सेटिस्फाई होती है तो उस केस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उस केस के अंदर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो आपका होने वाला है, जो कि ये है कि जो सप्लाई अप्रैल की थी, जो सप्लाई अक्टूबर की थी, उसका डिस्काउंट मार्च में मिल रहा है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तभी एलिजिबल होगा माइनस करने को सेल प्राइस से जब सामने वाला आईटीसी को रिड्यूस कर दे और कंडीशंस में पहले से लिखा गया हो। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए ये आंसर गलत है। इस पे मैंने क्यों इतना टाइम लगाया, क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पे और भी बड़ा क्वेश्चन बन के आ सकता है, और आगे भी इसी चैप्टर को अभी करते समय आप देखोगे कि इस पे और क्वेश्चन भी आगे जाके आने वाले हैं। तो इसलिए इस पर टाइम देना जरूरी था। आई होप ये आप समझ गए हो, थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था बट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Consideration under GST law includes both monetary and non-monetary considerations. Discuss the correctness or otherwise of the statement with reference to the definition of term consideration provided under the CGST Act. अब देखो consideration, जी हाँ, monetary non-monetary दोनों हो सकती हैं। monetary के अंदर तो हम देखो जो जितना अमाउंट आपने दिया, मान लो आपने 1 लाख रुपए कैश दिया था तो 1 लाख रुपए की वैल्यू ले लेंगे, और साथ में नॉन मॉनिटरी के अंदर उसकी जो वैल्यू बनती है कि मान लो आपने एक्सचेंज ऑफर में फ़ोन लेने गए, 1.5 लाख का फ़ोन था, आपने 1 लाख रुपए कैश दिया और अपना पुराना फ़ोन दिया जिसकी वैल्यू निकाली गई, मार्केट वैल्यू निकाली गई 50,000 रुपये। तो ऐसे करके आपकी 1.5 लाख रुपए की कंसिडरेशन कंप्लीट हो गई और आपने वो फ़ोन खरीद लिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर होती है, तो उसको कंसिडरेशन का पार्ट माना जाता है कि भाई उसकी जो कैश की, उसके काइंड की वैल्यू जो बनती है इस टाइम पे, उस वैल्यू को लेके आपका वो सेल मान ली जाती है, ठीक है। हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसको आंसर कैसे करना है एक बार वो भी देख लेते हैं कि भाई द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, एज पर द डेफिनेशन कंसिडरेशन प्रोवाइडेड अंडर द CGST एक्ट, कंसिडरेशन अंडर GST लॉ इंक्लूड्स बोथ पेमेंट इन मनी और अदरवाइज मेड बाय द रेसिपिएंट। और अदरवाइज का मतलब क्या हो गया कि पेमेंट के अलावा आप किसी भी मैनर में
कैश के साथ आप किसी भी मैनर में आप वो जो पेमेंट आप पूरी कर रहे हो, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ दैट कंसिडरेशन। हर चीज़ को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि भाई एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, ठीक है, आप रिफ्रेन कर रहे हो, आपके सामने वाले को बोल रहे हो कि ठीक है यार, तेरा अगर मैं ये दुकान यहाँ पर खोलता हूँ और तेरा नुकसान है तो तू मुझे पैसे दे, मैं ये दुकान नहीं खोलूँगा। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ बट वो भी करना है, क्योंकि मेरे कुछ ना करने से सामने वाले को फायदा है, तो वो उसके लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो अदरवाइज में ऐसा सब कुछ आ गया, ठीक है। पेमेंट एंड अदरवाइज मेड बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन एंड ऑल्सो टेक्स विद इन इट्स स्वीप द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस, जो मैंने आपको बताया, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, कुछ करना और कुछ ना करना, वो भी कंसिडरेशन का हिस्सा यहां पर आपका माना जाता है, ठीक है। Further, it includes in its ambit any deposit which is applied as a consideration for the supply but excludes the subsidies provided by the state or central government, ठीक है। तो उसके बाद कोई भी अगर आप साथ में कोई डिपॉजिट देते हो तो वो चीज़ भी अगर वो सप्लाई में अप्लाई होगी तो उस केस के अंदर दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ इट, अदरवाइज नहीं। तो भाई 3 एलिमेंट यहां पर क्या क्या हो गए। सबसे पहले तो आपका मनी तो हो ही गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आपका आ गया एनीथिंग इन काइंड, और थर्ड पॉइंट आपका आ गया कोई एक्ट या फिर कोई एक्ट का ना करना जिसको कहते हैं फॉरबियरेंस, या फिर कोई डिपॉजिट ऐसा जो कि सप्लाई का पार्ट बनेगा। देखो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आपने किसी को कोई पैसा दिया, आप ये बोलते हो कि दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी मनी और एक पॉइंट के बाद तुम मुझे ये पैसा वापस करोगे, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई। लेकिन डिपॉजिट का अमाउंट ऐसा है जो इवेंचुअली सप्लाई में ही घुल मिल जाएगा, तो उस चीज को आपको यहां पर कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा, ओके। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, देखो एज इट इज, चाहे आप रट पाओ नहीं रट पाओ, बट इंडिविजुअली यू हैव टू नो ऑल ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि इन पॉइंट से मिलाकर बनाकर एक अलग से एमसीक्यू या क्वेश्चन का पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई किसी ने कुछ काम करने के लिए कि भाई चल ठीक है, तुझे मेरे इस काम को करने से, जैसे मैं दुकान का एग्जाम्पल दिया, तो तुम मुझे मेरे से दिक्कत है तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो क्या ये कंसिडरेशन है, क्या ये सप्लाई है, तो हाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया हमारे पास। शार्प माइंड्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता है। द मंथली फीस चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम स्टूडेंट इज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये पर मंथ लेते हैं वो। द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, साथ में अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को भी ये एजुकेशन देते हैं, और 10 स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं हर साल फॉर एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये साथ में अच्छा काम भी करते हैं, उन्होंने ये बता दिया। द इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड 3 लाख एज कोचिंग फीस ड्यूरिंग अ मंथ। नवजीवन, अब एक एनजीओ है नवजीवन नाम से, उन्होंने इनके अच्छे काम को देखते हुए इनको बोला कि भाई लो लमसम में 10,000 रुपये की तुम्हें सब्सिडी हम देते हैं, एक तरह से बेनिफिट देते हैं, तो क्योंकि तुम इनका फायदा करते हो, ठीक है। तो भाई अब हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है यहाँ पर। तो सब्सिडरी की बात हो रही है, और सब्सिडरी एक एब्सोल्यूट टर्म में एक अमाउंट दी गई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर प्रोविजन पढ़ा था, देखो ये जो हमने पार्ट पढ़ा था इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स, इसमें सब्सिडी आया था। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इसको आप रीड करो एक बार, आंसर करने से पहले इसको रीड करो एंड फिर अपने माइंड में इसको आंसर करके देखो कि आपको इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे क्या समझ में आया। तो ये कह रहा है, अब मैं बताता हूँ, subsidies directly linked to price of supply other than the ones given by central government, other than the ones given by central government, इसको एक बार भूल जाओ, ठीक है। आप सिर्फ इतनी चीज पे ध्यान दो, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। प्राइस क्या है, प्राइस था यहां पर 10,000 रुपए की क्लास थी एक, ठीक है। क्या जो सब्सिडी मिली है वो उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई प्राइस जो है 10 की जगह पे 9,000 रुपये रह गया, या फिर तुम्हें प्राइस के हिसाब से तुम्हें 1,000 रुपये का फायदा दे रहे हैं, नहीं। उन्होंने ब्लैंकेट एक बेनिफिट दिया है कि भाई तुम्हें इतने अमाउंट का हमने एक सब्सिडी दे दी, दैट्स इट। वॉज इट लिंक्ड टू प्राइस? नहीं, वो लमसम अमाउंट थी, उनको एक लमसम अमाउंट मिली है। अब जैसे मैं आपको प्राइस का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मान लो किसी कंपनी ने बोला कि भाई ये एक एसेंशियल कमोडिटी है जो एक और कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है, ठीक है, वो सेल करती है उसको 100 रुपये में, तो इस कंपनी ने बोला कि भाई तुम ना इसको 90 रुपये का बेचो, ये जो 10 रुपये हैं वो मेरे से ले लेना,
ठीक है, तो दिस इज लिंक टू प्राइस, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली प्राइस रिड्यूस कराया है। बट वहीं उल्टा अगर ये कंपनी इनको बोलती कि भाई तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम सस्ते में बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे ही 1 लाख रुपए दे रहा हूं सब्सिडी के फॉर्म में, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दे दिया कि चलो भाई तुमने अच्छा काम किया, तो दैट इज नॉट लिंक टू प्राइस। हाँ, स्पेसिफिकली ये रेट रिड्यूस करा देना इज लिंक टू प्राइस। तो ये अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी से भी मिल रहा है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई, उसको ऐड बैक कर देना अगर आपने ऐड नहीं कर रखा तो। ऑलरेडी ऐड कर रखा होगा उसके अंदर तो कोई ट्रीटमेंट उसमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं इसी बेसिस पे। आई होप आपने अच्छे से सही इस इंटरप्रिटेशन से आंसर किया होगा। तो भाई देखो, जब भी आपको कोई चीज पढ़नी है ना, तो दिस इज द वे टू स्टडी लॉ। ठीक है, सीए इंटर के बच्चों के लिए दिस इज अ न्यू थिंग। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई चीज़ों को ब्रेक डाउन करके कैसे पढ़ना है। अभी अगर मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की, इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये जो मैंने आपसे लाइन हटवाई, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही है, हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को ब्रेक करके समझने की कोशिश करें कि भाई डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस बात हो रही है, यहां पर क्वेश्चन में प्राइस से लिंक्ड सब्सिडी नहीं थी। प्राइस से लिंक्ड इस तरीके से आपको दी गई होगी, आप देखते ही समझ जाओगे। तो उस केस के अंदर दैट विल इंक्लूड, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई। अब दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में यह देखनी है कि जो क्वेश्चन में जो उन्होंने अपनी 3 लाख रुपए की सप्लाई बताई है, क्या उसमें से उस सब्सिडी की अमाउंट को माइनस करके बताया है या नहीं। अगर माइनस करके बताया होगा तो आप उसको ऐड बैक करोगे, अगर नहीं बताया, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रखा, तो आप यहां भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, लेकिन आप नोट में जरूर बताओगे कि भाई सब्सिडी जो है वो पार्ट बनेगा इस सप्लाई का, लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो उसका पार्ट है तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं। सी, दीज आर द पॉइंट जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आया हमारे पास, इसका आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया, देखो। As per section number 15(2)(e), the value of supply includes subsidy directly linked to the price, excluding subsidies provided by the central government. ठीक है, in the given case, though the subsidy is given by a non-government body, the same is not includable क्योंकि it was not linked to the price, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। And not directly linked to the price of the supply value. Therefore, the value of supply made by Sharp Minds during the month is 3 लाख रुपए। That's it. ये आपको मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस चीज़ के समझा दिए हैं। अगेन अगर इसको मैं और अच्छे से इसको समराइज करूँ तो भाई देखो, ये आया हमारा सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी लिंक टू प्राइस होता है एक, तो लिंक टू प्राइस, और एक आता है नॉर्मल, नॉट लिंक टू प्राइस। उसका प्राइस से कोई लेने देने नहीं है, उन्होंने एक एब्सोल्यूट अमाउंट आपके सामने रख दी, नॉट लिंक टू प्राइस। ठीक है, अगर ऐसा है तो नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, लेकिन अगर लिंक टू प्राइस है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको मिल रही है तो उसको आप ऐड करके चलोगे, दैट विल बी इंक्लूडेड। अगर ऑलरेडी उसमें से इंक्लूडेड नहीं है तो, अगर उसको माइनस करके आपको प्राइस दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये की हो गई थी, आपको जो क्वेश्चन में सप्लाई का पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मान लो 1000 यूनिट उन्होंने बेची है तो 90 के हिसाब से, तो आप उसको 100 का करके दिखा दोगे अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिली है तो, अदर देन सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट अगर वो चीज़ है तो आई होप हर एंगल से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। ये पॉइंट पे भी मैंने टाइम लगाया है क्योंकि ये एग्जाम में कंफ्यूज करता है, गलती के स्कोप इसमें होते हैं, तो अच्छे से समझ लिया तो अब गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्नीचर वाला is a chain of retail showrooms selling both modern and classic furniture. In order to build strong customer association, the showroom provides free delivery. ठीक है, हम एक एक पॉइंट को मार्क करेंगे, फ्री डिलीवरी ध्यान रखेंगे। ये क्या बेच रहा है, फर्नीचर बेच रहा है, पहली चीज फर्नीचर, दूसरी चीज फ्री डिलीवरी। इफ द डिस्टेंस इज बिटवीन, सॉरी हाँ देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये तो आपका हुआ सप्लायर और ये हुआ आपका रेसिपिएंट, सप्लायर एंड रेसिपिएंट।
अब इन्होंने क्या बोला कि भाई हम फर्नीचर बेचते हैं, अगर जो फर्नीचर है वो हमें 20 किलोमीटर तक पहुंचाना है तो फ्री डिलीवरी है, और अगर 20 किलोमीटर से जगह आगे बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, तो डिलीवरी के अंदर 10 रुपये फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर, 10 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर, ये हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको, तो जो ये ग्रीन पार्ट है यहां तक तो देखो फ्री डिलीवरी है, और इस रेड पार्ट में आपका हर 1 किलोमीटर के साथ आपका बढ़ता जाएगा इसमें पैसा। ठीक है, अब यहां पर ये तो इन्होंने बता दिया कि इनका बिजनेस कैसे काम करता है। अब आया इनके पास एक कस्टमर। ठीक है, तो अब कस्टमर की कहानी सुनते हैं कि हुआ क्या है। अब मिस लीना कपूर आई इनके पास कि भाई मुझे डबल बेड चाहिए, ड्रेसिंग टेबल चाहिए, सेंटर टेबल चाहिए 2 लाख रुपए में। ठीक है, और उनको मिली फ्री डिलीवरी ऑफ द फर्नीचर एज हज रेजिडेंस इज 18 किलोमीटर्स। 18 किलोमीटर्स की रेंज में इनका घर पड़ता है, तो भाई फ्री डिलीवरी में आता है, तो 2 लाख रुपए में इनका काम हो गया। ठीक है, द शोरूम इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 फॉर डिलीवरिंग द फर्नीचर एट मिस लीनाज रेजिडेंस। ठीक है, लेकिन जो कंपनी का बात है, कंपनी के 1000 रुपये लगे हैं उसको डिलीवर करने में। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, इसमें भी गलतियों के स्कोप होते हैं, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द फर्नीचर वाला, विल योर आंसर चेंज इफ रेजिडेंस ऑफ मिस लीला इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द शोरूम। ठीक है, तो भाई देखो पहला केस, 18 किलोमीटर के अंदर उसका घर है तो फ्री डिलीवरी उसको दी जा रही है, उससे कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा। सप्लाई की अमाउंट क्या बनती है, जो एक्चुअल में आपने सामने वाले से चार्ज किया है। ट्रांसपोर्टेशन भी उसका पार्ट बनता अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा उनसे लिया होता। अब यहां पर सप्लायर क्या कर रहा है, 2 लाख रुपए का फर्नीचर बेच रहा है और कह रहा है फ्री डिलीवरी दे रहा हूं। भाई वो इंसान चालाक है, उसने इसी 2 लाख रुपए में डिलीवरी का भी कॉस्ट अपनी रिकवर कर रखी है। उसने बस ये बोला कि भाई 20 किलोमीटर के बाद वो जो कॉस्ट मैं ऑलरेडी रिकवर कर चुका हूँ वो हाथ से बाहर निकल जाती है, तो मैं एक्स्ट्रा लूँगा, बट तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जब तक उसने अलग से डिलीवरी के पैसे इससे चार्ज नहीं किए तब तक वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो पहले केस में जहां 18 किलोमीटर की बात हो रही थी वहां पर इसने डिलीवरी के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया, उसने फर्नीचर 2 लाख का बेचा है, अब उसने यार अपना नुकसान उठा रहा है वो, या फिर उसने 2 लाख में इंक्लूड कर रखा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अनलेस एंड अनटिल वो पैसा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपने उनसे रिकवर नहीं किए तब तक उसका सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर पहले केस में 2 लाख रुपए सप्लाई की वैल्यू बन जाएगी। एग्जाम में गलती नहीं करनी है, 1000 रुपए इसमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली सिचुएशन की। 50 किलोमीटर्स, 10 रुपए चार्ज करता है 20 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर के, यानी कि -20 अगर मैं कर दूं तो 30 किलोमीटर के 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए ये चार्ज करेगा। 300 रुपए ये चार्ज करेगा, ध्यान दो वर्ड्स पे कि वो उससे लेगा पैसा, वो तो जो लेगा वो बनेगा पार्ट ऑफ सप्लाई, वो 1000 रुपए नहीं जो वो उसे एक्चुअल में रिकवर कर रहा है। ये कंफ्यूज करने के लिए उसने इसको कॉस्ट बता दी। भाई फर्नीचर में क्या पता क्या क्या कॉस्ट लगी होगी, हर चीज थोड़ी जोड़ेंगे। तू मुझे फाइनल रेट बता कि भाई तूने इतने की चीज बेची है ना, दैट विल बी योर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद भी अगर आप कुछ अलग से चार्ज कर रहे हो दैट विल ऑल्सो बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर आप एक एक करके अपनी कॉस्ट गिनाओगे तो हर चीज थोड़ी जोड़ेंगे हम। तो उन्होंने एक कॉस्ट गिना रखी है अपनी कि मुझे तो जो कंपनी है जो फर्नीचर बेच रहा है उसने अपनी कॉस्ट गिनवाई है कि भाई मुझे 1000 रुपये लगते हैं, मैं क्या करूं, तुझे लकड़ी खरीदने में भी पैसे लगते हैं, तुझे लकड़ी को बनाने में भी पैसे लगते हैं, तुझे सेल स्टाफ के पैसे लगते हैं, सब जोड़ूंगा मैं अलग अलग नहीं ना। तूने जो मुझे रेट बोला है मैं वो पे करूंगा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तूने बोला 300 रुपये ऊपर दो, हाँ मैं वो जोड़ लूंगा, दैट विल ऑल्सो बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो भाई इस तरीके से आंसर करना है, इस तरीके से ध्यान से आपको दिमाग खोल के क्वेश्चन को रीड करना है। ये कंफ्यूज करने के लिए लाइन थी, गलती का एक ट्रैप था ये, आपको इस ट्रैप्स में नहीं फंसना। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई पहले देखो 2 केसेस हो गए। पहला केस 2 लाख रुपए आपका यहां पर देखो बनता है, दैट शुड नॉट बी एडिड, सीधी सी बात है। उसके बाद आपका आता है सेकंड केस जिसमें 300 रुपये अलग से लिए हैं, तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता तो 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का होता, और इसको अगर थोड़ा छोटे से क्वेश्चन का कोई पार्ट बनाना होगा तो भाई 2 नंबर का, एक नंबर का पार्ट भी ये बन सकता है। बट ध्यान से अगर पढ़ रखा है तो दीज आर मार्क्स सिक्योर्ड।
100% इसमें कोई गलती का स्कोप नहीं है। आप बिल्कुल सही से कॉन्सेप्ट कर लिया तो आप करके आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। AKJ Foods Private Limited gets an order for supply of processed food from a customer. The customer wants the consignment tested for gluten and specified chemical residues. ये क्या हुआ, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये है इंसिडेंटल, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पार्ट बनते हैं अगर आपने उनसे पैसे लिए हैं तो। AKJ प्राइवेट लिमिटेड डज टेस्टिंग बिफोर द सप्लाई एंड चार्जेस अ टेस्टिंग फीस फॉर द सेम फ्रॉम द कस्टमर। उसने उसको चार्ज कर लिया तो वो पार्ट बन गया, अगर चार्ज ना करता तो पार्ट नहीं बनता। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब ये AKJ आर्ग्यू कर रहा है कि यार सच टेस्टिंग फीस शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई एज इट इज अ सेपरेट एक्टिविटी। हम क्या कहेंगे, सेपरेट नहीं है, हम कहेंगे इंसिडेंटल है। वर्ड्स में फर्क है। कस्टमर जो मर्जी बोले, कस्टमर कह रहा है सेपरेट है यार, नहीं, हमें पता है ना ये इंसिडेंटल है और इसके चार्ज भी अलग से लिए हुए हैं, तो ये इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई। अब आप पैटर्न समझ रहे हो इस चीज़ का कि एग्जाम में किस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। ये देखो, ये आप हो सकता है कन्विंस हो जाओ पेपर में ये देख के कि हाँ यार एक्सपेंस तो सेपरेट है, नहीं, इंसिडेंटल है, क्योंकि उसकी ये ज़रूरत है, कस्टमर की ये ज़रूरत है, कस्टमर को चाहिए टेस्टेड मटेरियल, उसी वजह से सेल हो रही है ये। हो सकता है अगर आप उसको मना कर दो कि यार हम नहीं टेस्टिंग करते, तो कस्टमर चला जाएगा। तो दीज आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस उस सेल को कंप्लीट करने के लिए, तो और अगर उसका साथ में अलग से चार्ज भी लिया हुआ है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Mazda Banners, an advertising firm, gives its customer an interest-free credit period of 30 days for payment. ठीक है भाई, जो बैनर्स वाला है एडवर्टाइजिंग फर्म है, 30 दिन का क्रेडिट का पीरियड देता है कि भाई 30 दिन तक पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स कस्टमर ABC पेड फॉर द सप्लाई 32 days आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विस। बताओ यार, 32 दिन, 30 दिन की लीनियंसी के बाद भी 2 दिन लेट कर दिया इसने। Mazda Banners waived the interest payable for a delay of 2 days. द डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू एड इंटरेस्ट फॉर द 2 days एट द सप्लाई। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? तो भाई यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आपके मर्ज होंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी और टाइम ऑफ सप्लाई का भी। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि भाई कोई भी चीज़ होती है जो इंटरेस्ट, अगर आपने कोई पेनल्टी या कुछ भी कमाया है, जो देखो हम ऊपर देख चुके हैं, इंटरेस्ट फीस पेनल्टी, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई ये बात बोलता है कि भाई दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स वंस इट इज रिसीव्ड। जब रिसीव ही नहीं हुआ तो किस पे GST लगाओगे? वेव ही कर दिया ना मैंने लिया ही नहीं। हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलता है कि अगर मैंने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया, मुझे इंटरेस्ट कोई रिसीव हुआ, तो उस पर वैल्यू, उसको मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाऊंगा। मिले तो सही, मुझे मिला ही नहीं, मैंने पैसा चार्ज ही नहीं किया, तो दोनों चीज़ें, ना वो वैल्यू का पार्ट बनेगा, ना उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, तो किस बात का GST? तो 2 सेक्शंस की वजह से आपका यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की बात है वो बिल्कुल गलत है। आंसर भी देखो इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बात करता है, ये देखो, दिस इज अ सप्लाई दैट इज वैल्यूड एज पर ट्रांजेक्शन 15(1) एज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, हमें पता है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, हमें पता है। देखो, आपको आंसर इसी तरीके से करना है कि हम मानते हैं कि जो इंटरेस्ट है, जो डिलेड पेमेंट है, वो सप्लाई का हिस्सा बनता है। लेकिन सर तब जब रिसीव होता है, जब रिसीव ही नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से भी GST की टाइमिंग ही नहीं बनेगी। आप क्रेडिट कौन सा लगाओगे भैया? टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट कंसिडरेशन इज द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। रिसीव तो किया ही नहीं, वेव कर दिया उसने। In the given case, the supplier has waived the interest for delayed payment. Consequently, the supplier has not received the interest. इसने वेव कर दिया, उसने नहीं दिया तो उसको नहीं मिला। Therefore, notional interest for 2 days shall not be included in value of supply. Obvious सी बात है। ज़बरदस्ती वैल्यू ना बनाएं, ज़बरदस्ती उस पर GST लेने की कोशिश ना करें, ना इसकी वैल्यू बनती है, ना इसका टाइम बनता है। दिस इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल्स बिस्किट्स एंड केक्स थ्रू इट्स डीलर्स टू whom it charges the list price minus standard discount and pays GST accordingly. देखो, पहले से इसकी एक पॉलिसी है, इसको पता है कि भाई मैं एक प्राइस है, उस प्राइस पे बेचता हूँ और स्टैंडर्ड डिस्काउंट लगाने के बाद बेचता हूँ। ठीक है। When goods remain unsold, the dealers
with the dealers, it offered additional discount on the stock as an incentive to push the sales without any prior agreement between them for offering such additional discount. देखो भैया, हमारा यहाँ पर एक तो रूल है ना कि भाई आपका एग्रीमेंट होना चाहिए प्रायर, अगर आपको आगे डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर आपने ये रूल ब्रेक किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर क्या बोलता है कि डिस्काउंट्स वर नॉट नोन और एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू द डीलर्स, देयरफॉर सच डिस्काउंट्स कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस। ठीक है, आईटीसी रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा वो बाद की बातें हैं, पहली ही चीज में आप फेल हो गए, आपका पहले एग्रीमेंट ही नहीं था, बात ही खत्म, आगे घुसना ही नहीं हमें चीजों में। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली रजिस्टर्स सप्लायर मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, टैक्सेबल गुड बेचता है तो वही वैल्यू निकालेंगे। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई बाय ड्यूरिंग द मंथ। ये देखो, देखने में बड़ा क्वेश्चन है बट सबसे आसान है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझ चुके हैं, आप बड़ा इजीली कर लोगे। पहले खुद रीड करो, पॉज करके वीडियो आंसर करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता तो उसके बाद समझो आगे। मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। लिस्ट प्राइस क्या है भाई? 15 लाख रुपए। अब बाकी चीज़ें जो भी होंगी ये तो है नॉर्मल सप्लाई की जो वैल्यू है। आगे जो चीज़ें हैं वो जो इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स वाला पार्ट है ऊपर का, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। पहला पॉइंट, प्राइस लिंक्ड। ठीक है, प्राइस लिंक्ड सब्सिडरी कंसीडर करने वाली बात आ गई। ठीक है, रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्राइसिंग सब्सिडरी दी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है भाई, तो ये दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई, आप इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, प्राइस लिंक्ड सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ। देखो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, ये एनजीओ है, ये गवर्नमेंट से नहीं मिला। ठीक है, और प्राइस लिंक्ड भी है तो दिस विल बी एडेड टू द सप्लाई। ठीक है, इसको नहीं ऐड करेंगे, नॉट एडेड। ठीक है, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जीएसटी के अलावा जो भी टैक्स लगे हैं दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई, लेकिन उनको ऐड करने से पहले एक डिस्क्लेमर। क्या डिस्क्लेमर है? यहां पर आपको अच्छे से पढ़ना है कि दिस प्राइस इंक्लूड्स व्हाट। यहां पर साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो ही आप ऐड करोगे। अगर गलती से लिखा हुआ यहां पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और आपने म्युनिसिपल फिर से ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पर जरूर ध्यान से पढ़ लेना कि जो आपको अमाउंट दी गई है क्या वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दी गई है या इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दी गई है। कुछ नहीं दिया गया तो भाई मान के चलना कि आपको ऐड ही करना पड़ेगा, या आपको सिर्फ और सिर्फ सेल की प्राइस दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास, और उसको भी आप अजम्पशन में दे सकते हो कि भाई मैंने ये अज्यूम किया है। अगर आईसीआई वैसे तो दिया होता है आपको, अगर नहीं दिया हुआ तो आप अज्यूम कर सकते हो कि दैट प्राइस वॉज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इसलिए मैं टैक्स को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, पैकिंग चार्जेस, तो भाई इंसिडेंटल चार्जेस हैं, अगर आपने अलग से लिए हैं तो ऑब्वियसली पार्ट बनेंगे उसका। ठीक है, लेट फीस भी रिसीव हो रही है आपको, सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और उसको 6,000 रुपये मिलने वाले मतलब देने हैं तो 6,000 विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई, लेट फीस वाला पार्ट है। तो बेसिकली देखो ये जो छोटी सी लिस्ट है ना, ये इसमें सारा का सारा चैप्टर समाया हुआ है। बस इसको अच्छे से समझ लिया तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई गलती नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। हम समझ गए कि हमें गवर्नमेंट वाली सब्सिडी को ऐड नहीं करना है, गवर्नमेंट से जो नहीं मिली है प्राइस लिंक्ड है उसको ऐड करना है। ये आपका टैक्सेस सारे ऐड होते हैं अदर देन जीएसटी। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी पैकिंग चार्जेस भी आपके ऐड होते हैं, और पेनल्टी भी रिसीव होती है, वो भी आपकी ऐड होती है। तो भाई इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या हुआ देखो, इसको ऐड नहीं करना था, नहीं किया, गवर्नमेंट वाली सब्सिडी। ठीक है, एनजीओ वाली सब्सिडी को ऐड करना था, कर दिया। टैक्सेस भी ऐड कर दिए। पैकिंग चार्जेस क्या है? इंसिडेंटल है, तो भाई इसको भी ऐड कर दिया। और उसके बाद लेट फीस को भी यहां पर ऐड कर दिया। लेट फीस का आपको पता होगा यहां पर क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी उसको लिया जाता है। तो उसको निकालते कैसे हैं? तो भाई जो 6,000 रुपये है आपका, मान लो जीएसटी रेट है 18%, तो इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे तो दिस विल बी 118, और हमें इसका 100 निकालना है। तो ये जो कैलकुलेशन आएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी क्वेश्चन में रेट दिया हुआ होगा उस हिसाब से। मैंने क्वेश्चन को देख के रेट नहीं लिया है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए रेट लिया है। तो ये जो 100 वाला पार्ट है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, और बाद में उसके ऊपर जीएसटी लगेगा तो सेम अमाउंट निकल के आ जाएगी। ये करना ना भूलें। देखो
ये आपका गलती का रीज़न बन सकता है। ग्रॉस करना इसका भूलना नहीं है। हमेशा जब भी रिसीव होता है लेट फीस तो उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब दैट इज इक्वल टू 118 या 110 जो भी रेट ऑफ जीएसटी है। हमें 100 वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको 118 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके ये 100 वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। ये चीज़ बहुत क्रूशियल है, नहीं भूलना। आपने यार इतनी मेहनत करी होगी ना, इतने सारे पॉइंट आपने ठीक किए होंगे, आपका ये भी गलत और आपका ये टोटल भी गलत। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो, आपकी वैल्यू तो गलत आ गई ना। तो अगर मान लो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अब आप एग्जामिनर की मर्जी पे हो कि भाई वो हो सकता है इस वैल्यू को गलत देख के आपको सिर्फ 2 नंबर दे। हो सकता है कि स्टेप मार्किंग अगर उसको होगा तो एक एक मार्क्स मिल सकता है, लेकिन मेजर चंक जो है मार्क का वो आपका वहां पर कट जाएगा इसकी वजह से। तो ये गलतियां एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप एक बार खुद से कोशिश करें, उसके बाद पॉज करके एक बार खुद रीड करें। इसके सामने ही लिख लो, पेंसिल से ही सॉल्व कर लो कि भाई हाँ, या फिर प्लस माइनस कि भाई ऐड होगा नहीं होगा। उसके बाद मेरी बात सुनो, ठीक है। प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर, देखा यहां पर भी मेंशन्ड है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, ठीक है। तो ये तो प्राइस है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर रिसिपिएंट उस थर्ड पार्टी को पैसे दे रहा है मेरी तरफ से, सप्लायर हूं मैं, मेरी तरफ से, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई। तो देखते हैं, सच चार्जेस वर पेबल बाय एमएस फ्लो प्रो बट द सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपी लिमिटेड टू द इंस्पेक्शन एजेंसी। यानी कि बीपी लिमिटेड कौन है आपका, बीपी लिमिटेड जो है ये आपका रिसिपिएंट है, इसने पे किया है इंस्पेक्शन एजेंसी को ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो इस केस के अंदर भाई आपकी जो हमने जो डेफिनेशन देखा उसमें फॉल करता है ये, तो दैट दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई, इसको ऐड कर देंगे। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन, एग्री टू डिलीवर द गुड्स टू बीपी लिमिटेड, ठीक है। अगर उसने उससे चार्जेस लिए हैं तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। लिंक टू द प्राइस है, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, तो भाई नो, इसको कोई भूल जाओ, दिखना ही नहीं, काट दो इसको, यहां से एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन्ड इन ऑन सीरियल नंबर 1 अबव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इसका मतलब क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिस वाज एग्रीड, ठीक है। किस पे, ये ध्यान रखना है, खाम में टोटल करके उस पर डिस्काउंट लगाने मत बैठ जाना। दिया हुआ है सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 में क्या है ये, तो इस 25,000 के ऊपर आपका डिस्काउंट लगेगा 2% का, ठीक है। तो भाई ये हो गए, हमने सारे के सारे पॉइंट इसमें कर लिए। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं किस बारे में और क्या क्या किस तरीके से किया गया है। देखो 25,000 ठीक है ऐड होगा, इंस्पेक्शन चार्जेस हाँ ऐड होंगे, फ्रेट जो है हाँ ऐड होगा, डिस्काउंट जो है वो लेस होगा, कौन सा 25,000 का 2%, दैट्स इट। सब्सिडरी को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया क्योंकि प्राइस लिंक्ड थी और गवर्नमेंट से मिली थी, इग्नोर कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगेन प्राइस आ गया, प्राइस क्या है, इन आगे की आइटम्स को एक्सक्लूड करके सारे टैक्सेस एंड अदर आइटम्स। तो भाई टैक्स क्या है ऐड कर देंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड कर देंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन चार्जेस क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इंसिडेंटल है, उस सेल को पूरा करने के लिए बनता है यार। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, कौन सी सब्सिडी, लिंक्ड टू प्राइस। क्या श्री राम ट्रस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं, तो क्या इसको ऐड करेंगे, हाँ ऐड, इसको भी ऐड, इसको भी ऐड। लेट फीस ये भाई देखो लेट, हाउएवर दीज चार्जेस वर अल्टीमेटली, देखा पिछले वाला क्वेश्चन, वेव्ड ऑफ, ये देखना है, ये इसलिए ये बॉक्सेस पढ़ने जरूरी हैं। लेट फीस देखते ही ऐड मत कर देना, चुपचाप बॉक्स को पढ़ना। भाई अल्टीमेटली वेव्ड ऑफ तो रिसीव ही नहीं हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बना, वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, तो इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, काट दो, ठीक है। अब आता है वेमेंट चार्जेस। सच चार्जेस वर पेड बाय श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड टू राधे प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड। श्री कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड इज सप्लायर, बलराम प्राइवेट लिमिटेड इज रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने पे किया है किसी थर्ड पर्सन को अपने काम के लिए जो खर्चा बनता था सप्लायर का, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई, तो ऐड कर देंगे, बात खत्म।
देखा उस एक डेफिनेशन में, वो जो ऊपर जो टेबल देखी है हमने, उसी में सारे आंसर कवर्ड है, एक एक पॉइंट वहीं से है। तो बस ध्यान से पढ़ने की बात है यार, थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन है, उसी को पढ़ना है, उसी के बेसिस पे सब आंसर हो जाएगा। आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ये ऐड, म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड, इंस्पेक्शन चार्जेस को ऐड किया गया, सब्सिडरी को ऐड किया गया, लेट फीस को इग्नोर किया गया क्योंकि वेव ऑफ कर दिया गया था, वेमेंट चार्जेस को ऐड करा गया, और आपका ये आ गया, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप अब मज़ा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट सारे के सारे कि भाई हमसे पूछते क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें उनको देनी है। बस फिर क्यों मार्क्स कटेंगे यार, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। कॉली लिमिटेड है एक सप्लायर जो सेल कर रहा है गीशा लिमिटेड को, जो कि है एक रेसिपिएंट, ये सब चीज़ें एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। तो भाई 5,50,000, ठीक है। पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रेमिसेस ऑफ गीशा लिमिटेड, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट अब देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक पार्ट गीशा लिमिटेड के प्रेमिसेस पे जाके फिट हुआ है उस मशीनरी को फिट करने के लिए, ठीक है। अब हम अमाउंट का देखते हैं इसमें, अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय गीशा लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, हाउएवर इट वॉज कोली लिमिटेड लाइबिलिटी। ये देखो, सप्लायर की लाइबिलिटी को उतारा जा रहा है बाय द रेसिपिएंट, तो एक तरह से वो सप्लायर को पैसे दे रहा है ना, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, इसने साफ बोला है कि भाई इनवॉइस में, इसलिए इसको नहीं जोड़ा गया। तो भाई आप एक तरह से क्या हो रहा है यार, देखो अगर आपको मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, या तो आप मुझे डायरेक्टली पैसे दे दो, या फिर मैंने किसी और को पैसे देने थे, आप मेरी वो लाइबिलिटी उतार दो, मुझे तो फ़ायदा हो गया ना। तुम मुझे देते, मैं उसको देता, तुमने डायरेक्ट उसको दे दिए, मुझे तो फ़ायदा हो गया ना। तो यहां पर भी सप्लायर को तो फ़ायदा हो गया ना, तो ये ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, क्या है ये, जोर से बोलो, इंसिडेंटल। क्या करेंगे इसको, ऐड। चलो भाई, डिस्काउंट है 2% ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरी मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1 अबव रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, ठीक है। डिस्काउंट जो है रिकॉर्ड हो चुका है इनवॉइस के अंदर, यानी कि 2% जो है डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, ठीक है। माइनस कर देंगे किससे, 5,50,000 से। कोली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% एट ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। आज जो सप्लाई हो रही है उस पर इसका कोई इंपैक्ट है नहीं, एक साल बाद बात करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको इग्नोर करना है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर। तो भाई सबसे पहले तो देखो, जो एडिशनल डिस्काउंट ही हमने डिस्कस किया उसको इग्नोर, ठीक है। एज अ सेम इज नॉट लिंक टू एनी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंड एडजस्टेड बाय द पार्टीज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब की तब देखेंगे, अभी भूल जाओ इसको, ठीक है। डिस्काउंट 2% ऑन 5,50,000 रुपये। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या थे, इंसिडेंटल, ठीक है। तो भाई इसको भी हम पार्ट बना के चलेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास अमाउंट पेड टू, आपकी आपने लाइबिलिटी उतारी उसकी, एक तरह से आपने उसी को दिया, तो वो भी पार्ट बन जाएगा, और जो लिस्ट प्राइस है वो तो पार्ट है ही। तो भाई यहाँ पर हुआ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। जो कॉन्सेप्ट्स को लेके देखा जाए तो भाई मोस्टली सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में कवर हो गए। टैक्सेस वाला पार्ट भी हमने देख लिया, म्युनिसिपल टैक्सेस हमारे पास आया था, थर्ड पार्टी पेमेंट भी देख लिया हमने, इंस्पेक्शन वो सॉरी जो आपने चार्जेस पे किए, लाइबिलिटी उतारी थी, ठीक है। इंसिडेंटल तो देखो कितने ही देख लिए, सब्सिडी वाले पॉइंट भी देख लिए, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी वाला पॉइंट भी देख लिया, और डिस्काउंट वाला पॉइंट भी देख लिया। तो भाई ये कर लिया और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। एग्जाम में किसी भी मैनर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।